नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। अभी सीधी तस्वीरें आप जोधपुर से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे बेहद अहम जनसभा, और खासतौर से ये 2 दिन मेवाड़ से लेकर मारवाड़ के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, और यही वजह रही कि शुरुआत चित्तौड़गढ़ से की। चित्तौड़गढ़ के बाद कल बाड़मेर में संबोधित किया, और इसके बाद अगर आज की बात करें तो उदयपुर, और उसके बाद अभी जोधपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तमाम वह मुद्दे जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और बड़े जन समर्थन की यहाँ पर बात की है। फिलहाल चलिए बिग फाइट का रुख करते हैं, और आज से ठीक 1 सप्ताह बाद सूबे में लोकसभा की पहली जंग लड़ी जाएगी। चुनावी रण फतेह करने और सूबे की 25 सीटों को अपने हक में करने के लिए देश की राजनीति के दिग्गजों ने मरुधरा में ताल ठोक दी है। पीएम मोदी ने मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक हुंकार भरी है, तो वही कांग्रेस के कर्णधार राहुल गांधी कल वागड़ में गरजेंगे। मोदी ने आज उदयपुर और जोधपुर से कांग्रेस पर जमकर तंज कसे, और साथ ही 1 महीने बाद एक बार फिर मोदी सरकार बनने का दावा भी पेश किया। कल राहुल गांधी पीएम मोदी के हमलों का जवाब देंगे, लाजमी है। सूबे की सियासी जंग अब और भी ज्यादा तल्ख हो गई, और हर जुबान पर एक ही सवाल है कि राजस्थान में किसका दम। तो 1 महीने बाद देश में किसकी सरकार बनेगी ये तो समय ही बेहतर बताएगा, लेकिन ये भी तय है कि जो सूबे की 25 सीटों को फतेह करेगा उसके लिए सत्ता की राह और आसान हो जाएगी। तो क्या मान लिया जाए ये चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर आ गए हैं? मरुधरा में मोदी मैजिक चलेगा या राहुल गांधी की आंधी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिग्गज बदल पाएंगे सूबे की सियासी फिजा? जी बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, वाम दल नेता डॉक्टर राजीव गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। जितेंद्र जी, 2 दिन राजस्थान के नाम रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, कितना असर पड़ेगा और किसमें दम है ज्यादा? इस पर सवाल अगर हम करेंगे तो आप तो कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही, लेकिन इन 2 दिन की सभा के बाद क्या आपको लगता है फिजा पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में? देखिए, बिल्कुल सही है कि इन 2 दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर भाजपा की फिजा बदली है, और भाजपा के पक्ष में जहां माहौल 19-20 था, वहां भी अब पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में माहौल बना है। उसका कारण यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सब मुद्दों को छुआ जहां पर जिसकी राजस्थान को आवश्यकता थी, क्योंकि राजस्थान के अंदर फौज में सबसे ज्यादा है। फौज के ऊपर 1 रैंक 1 पेंशन योजना पहली बार राजस्थान में लागू हुई। इन चीजों को लिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जिस प्रकार का पाकिस्तान को जवाब देना था, विकास की जो बात थी, उन विकास के सारे हर मुद्दे को छुआ प्रधानमंत्री, विषय के ऊपर हर विषय को छुआ प्रधानमंत्री का फोकस रहा है। हाँ। और जिस प्रकार से इनकी सभाओं के अंदर जनता उमड़ी है, उन माहौल को देख करके, उन उत्साह को देख करके आज भाजपा का पूरा कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करके जनता के ठीक है। लेकिन अभी राहुल गांधी भी आने वाले हैं। स्वर्णिम जी, देखिए 2 दिन की बात यहाँ पर जिक्र किया, और जिस तरह से जितेंद्र श्रीमाली जी कह रहे हैं कि जिस तरह से आमजन में जोश है, जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, वो एक अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, और निश्चित रूप से उनका जब सभा हो जाएगी उसके बाद आप अगर सिनेरियो देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी की सभाओं को लोग भूल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अभी मेरे साथी जो बैठे श्रीमाली जी, इन्होंने कहा सभी मुद्दों को छुआ। अगर वास्तविकता में छुआ होता तो सबसे पहली बात ये थी, वो ये बताते यहाँ राजस्थान आकर के कि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जो है बांसवाड़ा से जो डूंगरपुर रतलाम वाली रेल लाइन थी, जो इसका काम शुरू हुआ था, जिस पर आदिवासी अंचलों की रोजी रोटी टिकी हुई थी, उसे क्यों बंद किया गया? इस पर कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने दोबारा आकर के रिफाइनरी का उद्घाटन किया था, उसकी क्यों प्रोग्रेस नहीं हुई? ये इस बात पे प्रधानमंत्री जी कुछ भी नहीं बोले। ये राजस्थान के मुद्दे में बता रहा हूँ। सवाई माधोपुर रेल लाइन हो, चाहे यमुना का पानी राजस्थान लाने की बात प्रधानमंत्री जी बोलते थे, इन्होंने वादे किए थे। ईस्टर्न कैनाल की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, बीकानेर में आम उगाने की बात की थी। सभी मुद्दों को नहीं छुआ है। ये वो मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने खुद ने उठाए थे। ठीक है, उठाए, आपने नहीं छुआ। अब आपने यहाँ पे आकर के सबसे बड़ी बात, आपने महंगाई पे कोई बात नहीं की, आपने जीएसटी पे बात नहीं की, आपने बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है इस पे बात नहीं की। आपने 45 वर्ष में आज बेरोजगारी दर सर्वाधिक है, और राजस्थान में जब बीजेपी शासन था तो अगर हिंदुस्तान में बेरोजगारी दर 6.5% जिन मुद्दों का जिक्र उन्होंने पहले किए थे, उन मुद्दों को लेकर अभी भी बात करनी चाहिए अपने संबोधन में, वो नजर नहीं आया। स्वर्णिम जी, आपका रुख करेंगे बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर राजीव गुप्ता जी हमारे साथ है, वामदल नेता। राजीव जी,
देखा आपने प्रदेश की राजनीति भी लंबे वक्त से देखी है, किस तरह से 5 साल में सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, बदलती हैं। राजस्थान का एक अलग ट्रेंड रहा है। लेकिन अगर 2019 की बात करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन मौजूदगी थी, आने वाले वक्त में राहुल गांधी की रहेगी, कल भी राहुल गांधी आ रहे हैं, ऐसे में क्या माहौल प्रदेश को लेकर लग रहा है आपको? क्या लगता है आपको कि मुद्दे हावी होंगे या फिर अलग मुद्दे जो पार्टियां लेकर चल रही हैं उसी पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, भाजपा के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। विकास के नाम पर जो कुछ हमारे सामने आया है उसका एक तथ्य मैं आपको बता दूं। जी। सन 2014 में 1% जो सर्वाधिक धनाढ्य लोग हैं, 1% जो जनसंख्या है, उसके पास में देश की संपत्ति का, एसेट्स का 48% था। आज 2019 आते आते वो 73% हो गया। तो ये सरकार तो 1% लोगों की सरकार है और उस 1% लोगों को ही ये बचाना चाहती हैं, उनके लिए ही विकास है। बाकी जो 99% लोग हैं उनको आक्रामक बना दो, उनको भावनाओं के ज्वार में डाल दो, उनको कहीं असुरक्षा का भय दिखा दो, उनको आतंकवाद का भय दिखा दो, उनको सेना के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करो। भाषा का जो जनतंत्र है उसे पूरी तरह से समाप्त करके जिस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर जैसे छींटाकशी की जा रही है, मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में, जो भी मेरी जिंदगी है 60-65 साल की, इस तरह का चुनाव देखा नहीं। और मुझे लगता है कि ये चुनाव आपको ये बिल्कुल अलग चुनाव नजर आ रहा है। ऐसे मुझे चुनाव ये पहले चुनाव नहीं। इस बात पर नजर आ रहा है हाँ। कि क्या इस चुनाव में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। ये बड़ा सवाल खड़ा किया है आपने राजीव जी। जितेंद्र जी, इसका क्या जवाब देंगे कि ये जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, ये 1% लोगों की सरकार है, तो बाकी 99% कैसे वोट बैंक के लिए? जिस तरह से इन्होंने सवाल खड़े किया। गुरुजी ने, राजीव जी ने जो बात कही है, तो वाम दल के नेता हैं। हाँ। और यूनिवर्सिटी के जमाने से इस प्रकार की भाषा बोलते आए हैं। हाँ। और वाम दल के लोग इस प्रकार की भाषा बोलेंगे, ये स्वाभाविक है। क्योंकि कांग्रेस और वाम दल हो चाहे कांग्रेस हो, इन सब का एकमात्र उद्देश्य है कि ये इनके इन प्रकार ने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो बहुमत में आई है उसको कैसे रोका जाए। तो ये तो बोला स्वाभाविक है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार के खाते खोल रखे थे वो बंद किए हैं। जो आज तक जिस प्रकार के आज कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने माना कि जब हम 1 रुपया देते हैं तो 85 पैसा बीच में हजम हो जाता है, 15 पैसे पहुंचते हैं, वो 85 पैसा वापस निकाल करके जनता तक पहुंचाने का जो काम किया है, इसलिए इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। और अभी आप रुक जाइए, अब के सरकार आने के बाद के अंदर ये जितना भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने 55 साल इस देश में राज करके ये इनके प्रकार इस देश के अंदर वंशवाद और भ्रष्टाचार के बीज बोए हैं। यानी जितेंद्र जी, जो भ्रष्टाचारी रह गए इन 5 सालों में, जितेंद्र जी जो भ्रष्टाचारी रह गए इन 5 सालों में, अगर सरकार आती है तो उनका भी सफाया होगा अगले 5 साल में, अगर सरकार आपकी बनती है तो। चलिए, जो लोग जमानत बड़ी गारंटी है जो जितेंद्र जी आप दे रहे हैं। लेकिन स्वर्णिम जी, बिल्कुल आते लौटते हैं सर, 1 मिनट लौटते हैं आपका। स्वर्णिम जी, आपने भी सुना जितेंद्र जी ने जो कहा, और दोबारा सरकार बनती है तो सफाया होगा भ्रष्टाचारियों का। जो वादे किए गए वो पूरे किए गए हैं। लेकिन अगर संबोधन की बात करें या उन मुद्दों की बात करें, तो राष्ट्रवाद का मुद्दा जिसे लेकर सवाल कांग्रेस उठाती रही है, प्रधानमंत्री ने तो कल बाड़मेर में ही कह दिया कि राष्ट्रवाद क्यों ना मुद्दा बने, क्यों ना उस पर बात करें। जब राष्ट्र की बात हो रही है, सेना की बात हो रही है, तो राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है। देखिए, राष्ट्रवाद जिस दिन मुद्दा बनाएंगे उस दिन प्रधानमंत्री जी सभा ही नहीं कर पाएंगे। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवादी अगर हैं ये, तो इनको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो ये कश्मीर में भारत का झंडा छोड़ करके दूसरा झंडा उठाना चाहती है, उस पार्टी के साथ क्यों सरकार बनाई आपने? और आप उनके क्योंकि सिर्फ आपको सत्ता वहां चाहिए थी, सत्ता की मलाई खानी थी, इसलिए आप महबूबा मुफ्ती के साथ वहां पे बैठ करके सरकार बनाते हैं। आपको ये जवाब देना होगा कि क्यों आपके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाई। आप उसका जवाब देना होगा, और आपको देना होगा जवाब क्यों आपने अंग्रेजों का समर्थन किया 1942 में। और ऐसे जो राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, छद्म राष्ट्रवाद है, जिन्होंने देश के साथ, ये कैसे कह रहे हैं आप? ये कैसे कह रहे हैं आप जितेंद्र जी? पाकिस्तान के साथ कोई कैसे मिल सकता है? जितेंद्र जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कोई कैसे मिल सकता है? आप कह रहे कांग्रेस मिली हुई। उस समय जब 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, तो क्या जरूरत थी जो हमारे सैनिकों ने जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर जीता था उसको पाकिस्तान को देने की क्या जरूरत थी? ये साहस दिखाते होती है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के जो है आज तक हिंदुस्तान भुगत है गेस्ट होते हैं, ऐसी बात कह करके स्वर्णिम जी,
बिल्कुल, जिस तरह से जितेंद्र जी कह रहे हैं और ये बार बार संबोधन में दिग्गजों की नजर भी आता है जब कांग्रेस पर प्रहार किया जाता है कि 70 साल वर्सेस 5 साल, ये तो ठीक है, लेकिन इन 70 सालों में सेना को और मजबूत कर किया जाना था, वो नहीं हुआ है। जो किया, जहां पर मजबूती दिखानी जानी थी, देश की शक्ति दिखाई जानी चाहिए थी, वो भी नहीं दिखाई गई। इस तरह के आरोप भी लगे कांग्रेस की अब तक की सरकार पर, और इसलिए इनका कहना है कि 5 साल की सरकार ने वो सब कुछ कर दिया है जो इतने 70 सालों में नहीं हुआ, इतने सालों में। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में 2 बातें कही। इससे आपके इस प्रश्न का जवाब स्वतः ही मिल जाएगा कि उनकी कथनी करनी में कितना अंतर है। आज वो ये कहते हैं कि अब आने वाले जो 5 साल हैं इसमें मैं देश की नींव रखूंगा। नव मतदाताओं को वो ये बात कह रहे हैं। तो अभी आपने 5 साल में आपने क्या किया? इसका मतलब भारत तो अब तक कुछ है नहीं। आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने तो भारत बनाया ही नहीं, सबसे बड़ी बात। और अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि जो धनवान पैसे लेके चले जाएंगे उनके पैसे मैं वापस लाऊंगा, अब नहीं ले जाने दूंगा। अब तक क्यों ले जाने दिए? इतने सारे लोग पैसे लेके भागे, उनको ना वापस ला नहीं पाए, और उनके जो उनको आपने भागने क्यों दिए? पता पड़ता है आपके वित्त मंत्री जितेंद्र जी, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री ने 2 दिन संबोधित किया, मेवाड़ मारवाड़ में अहम कार्यक्रम थे, 4 जनसभाएं थी, संबोधित किया। हालांकि कौन से अहम मुद्दे थे सबने देखा, प्रधानमंत्री ने किन किन चीजों पर बात की है। लेकिन अभी राहुल गांधी का क्योंकि कल से दौरा शुरू होने वाला है, वो क्या कहते हैं वो भी देखना होगा कि आखिर वो किन मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जरूर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं, पहले कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन हमने इतना जिक्र नहीं किया, उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। इंदिरा गांधी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उनको भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं यहाँ पर किया गया। और ये सिर्फ 5 साल की सरकार में जो हो रहा है, सेना का क्रेडिट भी मौजूदा सरकार खा रही है। तमाम अहम मुद्दे जिसको लेकर आप लोग संबोधित थे, तो उस पर ही प्रहार किया, उस पर ही प्रहार किया मुख्यमंत्री ने भी। आज तक इस देश में आप अपनी सरकार राजनीति चली, काम तो बता नहीं सकते। केवल गांधी परिवार के इर्द गिर्द वादे पूरे किए, ये बता नहीं सकते। ये भारत और मोदी जी कहते हैं, इनके सारे जो युद्ध हुआ कहते हैं, अब सुनिए मत देखो। एक मिनट स्वर्णिम जी, स्वर्णिम जी एक मिनट, स्वर्णिम जी एक मिनट, नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एक मिनट सर, एक मिनट बात, नहीं राहुल गांधी आते हैं तो हमारी अपेक्षा रहेगी, ये भारत की उन्होंने अभी जो वादे किए थे वो वादे कम से कम जितेंद्र जी आपने सुना, जितेंद्र जी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, जितेंद्र जी एक मिनट, ऊपर मेरे ख्याल से राहुल गांधी जवाब देंगे। जितेंद्र जी एक मिनट, उन्होंने कहा था कि 3,500 जितेंद्र जी एक मिनट देंगे, संपूर्ण बेरोजगार बता देंगे, शायद वो इस बारे में जवाब देंगे। राजीव जी कुछ कह रहे हैं, राजीव जी अपनी बात रखिए, एक मिनट जितेंद्र जी, दूसरों की बात सुनिए सर, दूसरों की बात सुनिए सर, ठीक है राजीव जी। ये है भारत की वो राजनीति जो आपने पिछले 5 साल में पैदा की है। आप किसी को बोलने नहीं देते। अरे आप 1925 से लेकर के आपने ब्रिटानी हुकूमत की गुलामी की, आपने गुलामी की ब्रिटानी हुकूमत की, पश्चिम बंगाल में आप थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल से सफाया हो गया। पहले आप ब्रिटिश सरकार के तलवे चाट रहे थे, आज आप कॉर्पोरेट के तलवे चाट रहे हैं। इलेक्शन फंड के नाम पर आपने जिस तरह का घोटाला किया है, आप कह रहे हैं कौन कौन जेल जाएगा? अगर सही होगा तो रफाल के बाद में कितने लोग जो आज ईमानदारी का ढोंग कर रहे हैं वो जेल जाएंगे। राजीव जी ईमानदारी का ढोंग तो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है राजीव जी, जिस तरह से बेईमानी की है, राजीव जी, उस बेईमानी का जब पता लगेगा ना। ठीक है राजीव जी, बात भी सुनिए सर। क्या आपको लगता है 5 साल में कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, ये जो सरकार है 5 साल में क्या कुछ नहीं किया? एक चीज बता दीजिए, 5 साल के अंदर आपका जो हेल्थ में टोटल जीडीपी का इन्वेस्टमेंट है वो 1.3% से ज्यादा बढ़ा। पूछिए इनसे। आपका जो सुनिएगा क्योंकि सवाल ये आप ही की सरकार पर है। सुन लीजिए मेरी बात। एजुकेशन के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 3.4% से ज्यादा बढ़ा। हायर एजुकेशन के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, हेल्थ के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, सेना के ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो अभी जब आपके पुलवामा का कांड हुआ है, उस पुलवामा के कांड के बाद अचानक आपको लगा कि अब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए राष्ट्रवाद के मुद्दे को उछालो, सेना के मुद्दे को उछालो, जनता को भावनाओं में लाओ और वोट की राजनीति शुरू कर दो। सर आप ये कह रहे हैं कि किसी भी सेक्टर में कोई भी प्रोग्रेस नहीं, कोई सेक्टर नहीं है जिसमें की प्रोग्रेस हुई हो। ये सिर्फ दिखावा बात कर रहे हैं। इनका तो पेट में दर्द होना स्वाभाविक, मैं बता रहा हूँ। भारत तेरे टुकड़े होंगे, अरे चुप रहिए और सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलने वाले लोग ये भी आपका डॉक्टर था, तोड़ने वाले लोग ये भी आपका डॉक्टर था, एबीवीपी के लोगों ने किया था वहां पर, पश्चिम बंगाल के सफाया हुआ ये वहां पर, क्योंकि ये भी आपने वहां पर किया था। देश नहीं मानते आप, ये नाटक करते हैं और नाटक करने के साथ में हमें दिखाने ठीक है स्वर्णिम जी, चलिए ठीक है, देखिए सर अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत सही है, ठीक है जितेंद्र जी। स्वर्णिम जी कांग्रेस के साथ मिलकर हलवा खाया, स्वर्णिम जी, स्वर्णिम जी
में जिस तरह से लौंडा है ना, वो देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कम्युनिस्टों को, कांग्रेस को कोई बात नहीं, आप बात सुने। देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में ना तो ये कोई आंकड़े देंगे अपने काम के। जितेंद्र जी बात सुनिए, जितेंद्र जी ठीक है, जितेंद्र जी बात सुनिए सर, ठीक है। क्या किया किस पार्टी ने देखा? जनता को ही सरकार बनानी है सर, जनता को ही सरकार बनानी है। किसकी बनाती है? जनता चुन लेगी। और ये आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी दर्शक देख रहे हैं, वो भी जनता सुन रही है। जनता फैसला करेगी कि किसने क्या काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये बात हो रही थी, जो अभी ये चर्चा शुरू हुई गर्मा गर्म, ये शुरू हुई थी कि काला धन को लेकर के। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी तक राष्ट्रवाद को लेकर, अरे आप बात तो सुन लीजिए, राष्ट्रवाद में तो आप चर्चा ही नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी सुन लो। आपने काले धन की बात कही, तो सबसे पहली बात, कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई नुमाइंदा ये बताने के लिए तैयार नहीं है इन्होंने कितने जो है नोटबंदी के बाद कितना काला धन पकड़ा, ये बता दें। आप ये बता दें, अरे वो आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी थे ना, उनके यहाँ पकड़ा गया था, कितना काला धन पकड़ा गया नहीं बता सकते, कितने खाते ऐसे पकड़े गए। लेकिन नोटबंदी से कितना आया सर? जितेंद्र जी ठीक है, चलिए आपने उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया, बिल्कुल अभी उनके ओएसडी के पास ही ये जो धन बरामद हुआ उसको लेकर भी आपने सवाल उठाया, बिल्कुल। लेकिन नोटबंदी से कितना काला धन आया सर? नोटबंदी से कितना का, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया अपने संबोधन में कि ये किया गया, काला धन वापस लाने के लिए हुआ कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस देश के अंदर आंकड़े बता दो, संख्या बता दो, कितने पकड़े, आप खाते बता दो, कितने खाते आपने पकड़े जिनमें काला धन था। नोटबंदी के बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और उस उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर भारी बहुमत भाजपा को मिला, इसलिए नोटबंदी का जो विषय ये उठाया है उसको जनता ने नकार दिया, क्योंकि इस देश के अंदर 70 साल, अरे सुनो तो सही, 70 साल के अंदर केवल 3% लोग इनकम टैक्स देते थे, जनता नकारती जा रही है, तो जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को नहीं जवाब देते हैं। 1.5 लाख से अधिक, 4.5 लाख से अधिक जो फर्जी कंपनियों में जो चलिए कांग्रेस जितेंद्र जी कांग्रेस इसे नेगेटिव रूप में ले रही है। जितेंद्र जी ठीक है, देश देख रहा है। और एक अहम बात है, देखिए जितेंद्र जी बात सुनिए, जितेंद्र जी ठीक है, चलिए सरकार ने बहुत मजबूत कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूत किया है जितेंद्र जी, लेकिन बात सुनिए आप जितेंद्र जी, एक मिनट, चलिए ठीक है। जीजा जी वो जमानत लेकर के, अब ये जीजा जी कहाँ से आ गए सर? नाम लेके बात कर लीजिए, आप नाम लेकर बात कर लीजिए, जितेंद्र जी नाम लेकर बात कर लीजिए, जिसके ऊपर आप कह रहे हैं सीधे नाम लेके बात करिए। ठीक है, आप नोटबंदी जीएसटी को प्लस मान रहे हैं कि नोटबंदी जीएसटी को लोगों ने भी स्वागत किया और इसलिए सरकार बनाई, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। इसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि वो नेगेटिव। स्वर्णिम जी आप इसे नकारात्मक तौर पर ले रहे हैं, कांग्रेस इसे लेकर बार बार सवाल उठाती रही है। 350 लोगों की लाइन में लगने से मौत हो गई जब नोटबंदी हुई, यहाँ पर जीएसटी से व्यापारी परेशान, जीएसटी से कमर तोड़ी महंगाई की वजह से, ये कांग्रेस कहती है। बिल्कुल मैं सही बात है, आप इसमें देखें जो व्यापार क्यों चौपट हुआ, इसके 3 कारण मैं आपको बताता हूँ, उस पर ये जो भी जवाब दे इनका सुनिएगा। अरे चलिए ये बोल देंगे, आप बोल लो, मेरा सवाल आप पूछ लो। ठीक है स्वर्णिम जी एक अहम सवाल है। स्वर्णिम जी एक मिनट, मिशन 25 को लेकर हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन आए, उन्होंने जो जिन अहम मुद्दों का जिक्र किया अपने संबोधन में, उसकी हमने चर्चा की, क्योंकि कल राहुल गांधी आएंगे। क्या इन सभी बातों का, इन सभी मुद्दों का जिक्र होगा उनके संबोधन में? बिल्कुल इन सभी मुद्दों का न सिर्फ जिक्र होगा, और हम यह बताना चाहते हैं, हमने तो अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया कि जीएसटी का सरलीकरण करेंगे और इनको जवाब देना चाहिए। जब ये 25% एफडीआई का विरोध कर रहे थे तो 100% एफडीआई कैसे लिया? तो क्या इससे व्यापारियों को नुकसान नहीं हो रहा था? उसका जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात इनको ये बताना चाहिए कि आपने जीएसटी के माध्यम से जो इसकी जीएसटी विकृत रूप से आपने लागू किया, उससे जब ये एसएमई खत्म हुए, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप ये बताइए, 4 करोड़ रोजगार खत्म हुए नोटबंदी के कारण, बताइए। राजीव जी सवाल सुनिए, राजीव जी ठीक है, राजीव जी चलिए ठीक है आप जवाब देंगे। एक मिनट, वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। राजीव जी बात सुनिए सर, राजीव जी वक्त यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सर एक अहम सवाल है, बस इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए क्योंकि फिर चर्चा खत्म ही करनी है। राजीव जी दोनों ही दिग्गज हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री है देश के, इसके बाद भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रदेश में थे, हम अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कल से आ रहे हैं दौरे पर। राजस्थान में किसमें दम नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए जब रैलियां होती हैं, इकट्ठे होते हैं, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, मुद्दे सब अपने अपने रखते हैं, जनता अपने हिसाब से फैसला करेगी। लेकिन इसे लेकर प्रदेश की अगर सियासत की बात करें तो आपको क्या लगता है 2014 रिपीट किया जा सकता है या 2019 में बदलाव? 2014 रिपीट नहीं होगा। हाँ
बल्कि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों बराबर बराबर की सीट शेयर करने की स्थिति में है और 3 या 4 सीट यहाँ पर विपक्ष के लोगों को, जो कांग्रेस और भाजपा के विरोधी हैं, उनको जाएंगे। ये ओवरऑल सिनेरियो आपका निकल करके आने वाला है। चलिए ठीक है, स्वर्णिम जी क्लास कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से 2014 रिपीट नहीं होगा। इनको अपने जो किए वादे थे, जिस वक्त किए थे, उन पे जवाब देना होगा। और जो आपने वादे ना करके आपने जीएसटी, नोटबंदी और एफडीआई जैसी चीजें लाए और डिफेंस को आप अपना मुखौटा छुपने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी नाकामियों के जो है छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। बिल्कुल, आप इसे नाकामी करें, लेकिन जितेंद्र जी लास्ट कमेंट। 2014 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को आएगी। और मैं निश्चित तौर पे कह देता हूं कि पूरे देश के अंदर इस समय जनता जो है वो जवाब मांग रही है कि पाकिस्तान की भाषा जिस प्रकार से विपक्ष बोल रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कामरेड हो और चाहे कांग्रेस हो, सब मिलकर के इनका एक नारा है कि मोदी हटाओ। और ठीक है, चलिए वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या दिग्गज यहाँ पर प्रदेश की फिजा बदल पाएंगे, ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 दिन प्रदेश में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर कल 2 सभाएं की और आज 2 सभाएं उदयपुर और जोधपुर में उन्होंने संबोधित किया। तमाम अहम मुद्दे जिन्हें लेकर वो संबोधित करते थे, सेना उसमें खास है, राष्ट्रवाद उसमें खास है, युवा उसमें खास है, उसका उन्होंने जिक्र किया। लेकिन खास हो जाता है राहुल गांधी के दौरे। कल से राहुल गांधी के दौरे की शुरुआत होगी, कल बेटेश्वर धाम से वो शुरुआत करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बहुत सारे सवाल खड़े किए, राहुल गांधी को लेकर यहाँ पर सवाल किए। तो क्या कल जब संबोधन होगा राहुल गांधी का, तो कहीं कल भी फिर से उत्तेजित तो नहीं होते राहुल गांधी? उत्तेजना में कुछ और तो नहीं कहते थे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को लेकर और चौकीदार चोर है को लेकर उन्होंने कहा था, और उसके बाद आज उन्हें यहां पर माफीनामा देना पड़ा। तो ऐसी कोई स्थिति तो कल नहीं आती, और इसलिए यहां से देखा जाए तो बेहद अहम राहुल गांधी का भी कल का संबोधन हो जाता है। और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर प्रदेश की फिजा क्या कहती है, यहाँ की जनता क्या कहती है और किसे चुनती है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।